हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो साइंस विज्ञान में केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र के प्रैक्टिकल में जो उपयोग होने वाले उपकरण या इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में, कि किस इक्विपमेंट्स का क्या नाम होता है और उसको उपयोग कैसे किया जाता है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कोई भी इक्विपमेंट से, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया, इसका नाम क्या है, इसको उपयोग कैसे करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो साइंस लैब में या केमिस्ट्री लैब में इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके बारे में बच्चों को जानकारी नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बोर्ड में कई सारे मैंने नाम लिखे हुए हैं। हर एक उपकरण के बारे में आपको मैं बताऊंगी, यहाँ पर दिखाऊंगी और उसका कैसे उपयोग करते हैं ये भी बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे आप यहाँ लिखा देख रहे हैं परख नली। परख नली को इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट ट्यूब। तो परख नली क्या होती है या टेस्ट ट्यूब, तो ये देख रहे हैं आप लोग कांच की, ये क्या है, परख नली है। टेस्ट ट्यूब इसको इंग्लिश में कहेंगे। तो जो भी हम अपने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करते हैं वो सभी हम किस में करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में करते हैं। ये कांच की होती है और कई आकार में आपको देखने में मिलेगी, जैसे कि ये आपको चौड़ी और थोड़ी बड़ी सी देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये आप देखेंगे तो लंबाई में ये थोड़ी इससे बड़ी है लेकिन इसकी चौड़ाई बहुत कम है। इसके अलावा ये एक बहुत ही स्मॉल टेस्ट ट्यूब है। तो टेस्ट ट्यूब आपको कई आकार में देखने को मिलेगी और इसका उपयोग होता है प्रैक्टिकल करने में। अच्छा, हम प्रैक्टिकल इसमें क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है, जैसे प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं तो ये एक तो चौड़ाई इसमें कम है, तो हम जो भी केमिकल लेते हैं वो कम मात्रा में लेते हैं लेकिन वो थोड़ा हमें ऊंचाई तक भरा हुआ दिखता है। और प्रैक्टिकल में क्या होता है कभी कभी कि जो मटेरियल है उसमें क्रिया होने के फलस्वरूप वो ऊपर की ओर उठता है। तो लंबाई टेस्ट ट्यूब की ज़्यादा होने के कारण नुकसान नहीं पहुंचता है, तो इसीलिए हम टेस्ट ट्यूब का उपयोग करते हैं प्रैक्टिकल करने में। इसके बाद परख नली या टेस्ट ट्यूब के बाद दूसरा है परख नली स्टैंड। इसको इंग्लिश में हम टेस्ट ट्यूब स्टैंड कहेंगे। तो परख नली स्टैंड या टेस्ट ट्यूब स्टैंड क्या है, ये है, ये देख रहे हैं आप, जिसमें सभी जो परख नली या टेस्ट ट्यूब को है रखा गया है। तो जो परख नली स्टैंड या टेस्ट ट्यूब स्टैंड है ये प्लास्टिक का हो सकता है, लकड़ी का हो सकता है या किसी धातु का हो सकता है, जिसमें हम परख नली को व्यवस्थित रख सकते हैं जिससे कि इसकी हानि ना हो, टूट फूट ना हो। नेक्स्ट है अब परख नली स्टैंड के बाद परख नली होल्डर। परख नली होल्डर को इंग्लिश में हम टेस्ट ट्यूब होल्डर कहेंगे। तो परख नली होल्डर या टेस्ट ट्यूब होल्डर क्या होता है, तो ये है, ये आप देख रहे हैं। इससे जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है कि परख नली होल्डर या टेस्ट ट्यूब होल्डर मतलब हम होल्ड कर रहे हैं, जिसके सहारे पकड़ रहे हैं टेस्ट ट्यूब को। तो जो परख नली होल्डर या टेस्ट ट्यूब होल्डर है, हम इसकी सहायता से क्या करते हैं, परख नली को इसमें ज्वाइंट करके पकड़ते हैं और कोई भी प्रैक्टिकल हम इसकी सहायता से ही करते हैं, जिससे यदि कभी कभी अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई भी जो मटेरियल है वो यदि बाहर की ओर आ रहा है तो हमारी त्वचा को, हाथों को नुकसान न पहुंचे। तो ये है, इस तरह का रहेगा ये परख नली होल्डर या टेस्ट ट्यूब होल्डर। और इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये आगे पीछे करने, टाइट करने के लिए रहता है, तो ऐसे इसमें परख नली को फंसा लिया जाता है और ये टाइट कर दिया जाता है, तो ये इसमें फंस जाती है। इसके बाद परख नली होल्डर के बाद नेक्स्ट है बीकर। बीकर को हिंदी इंग्लिश दोनों में बीकर ही कहते हैं। तो बीकर क्या होता है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, बीकर है ये। बीकर जो है ये
ये भी कई साइज में होगा। जैसे ये आप इतना बड़ा बीकर देख रहे हैं जो कि 500 ml का है, यहाँ पर आपको ये पूरा लिखा हुआ भी दिख रहा है। इसके बाद स्मॉल बीकर भी रहेगा। जैसे ये एक सबसे स्मॉल बीकर है जो कि 100 ml का है, और ये आप देख रहे हैं एक बीकर ये 150 ml का है। तो इस तरह से आप ये 3 बीकर देख रहे हैं जो कि अलग अलग साइज के हैं। तो बीकर का उपयोग क्या है? बीकर में जैसे हमें कोई भी निश्चित मात्रा में विलयन लेना है कोई, या पानी लेना है, तो इसमें हम जैसे मान लीजिए हमको कोई प्रयोग करने के लिए 20 ml पानी लेना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें हम 20 ml इसकी सहायता से नाप सकते हैं पानी को। ये 20 ml पानी हो गया, या हमें कोई विलयन लेना है तो हम नाप के ले सकते हैं। फिर बीकर के बाद नेक्स्ट है कांच की छड़। कांच की छड़ को हम इंग्लिश में कहेंगे ग्लास रॉड। तो कांच की छड़ क्या होती है? ये है कांच की छड़, ग्लास रॉड। कांच की छड़ का उपयोग क्या होता है? मान लीजिए जैसे हमें कोई विलयन बनाना है, तो विलयन में जैसे पानी लिया और उसमें कोई भी हम केमिकल मिक्स कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से मिक्स करने के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने इसमें ये पानी लिया, थोड़ा सा 40 ml पानी ले लिया या 60 ml ले लिया। अब इसमें हमें कोई केमिकल जो सॉलिड है उसको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को ही जैसे हम मिक्स कर रहे हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए हम ये कांच की छड़ का उपयोग करेंगे, घोलने के लिए, मिक्स करने के लिए, इस तरीके से। तो कांच की छड़ का यही उपयोग है और इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ग्लास रॉड। इसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉपर। ड्रॉपर को इंग्लिश हिंदी दोनों में हम ड्रॉपर ही कहेंगे। ड्रॉपर का उपयोग क्या होता है? आपने डेली लाइफ में देखा होगा, हम प्लास्टिक के ड्रॉपर का उपयोग करते हैं, लेकिन जो साइंस लैब होती है, केमिस्ट्री लैब होती है, उसके प्रयोगों में हम क्या करते हैं? ये कांच के ड्रॉपर का उपयोग करते हैं। रहते ये प्लास्टिक के ही ड्रॉपर के समान है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें कोई भी केमिकल को फिल कर सकते हैं। ये है कांच के ड्रॉपर, ग्लास ड्रॉपर। तो कोई भी केमिकल की मात्रा मान लीजिए हमें कहीं मिक्स करना है, तो हम इसकी सहायता से इसमें फिल करके ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉपर के बाद स्पैचुला। स्पैचुला हिंदी इंग्लिश दोनों में स्पैचुला नाम ही है। स्पैचुला क्या होता है? हम घर में किचन में, रसोई में चम्मच का यूज करते हैं। कोई भी चीज मिक्स करना है, निकालना है किसी डिब्बे से, तो ये चम्मच के ही समान रहता है स्पैचुला। लेकिन इसमें आप देखेंगे एक साइड ये थोड़ा स्मॉल चम्मच के समान है और दूसरी साइड ये प्लेन थोड़ा समतल है। तो स्पैचुला का उपयोग यही है, जैसे अभी मैंने आपके सामने ये कॉपर सल्फेट निकाला था, कि कोई भी हमें पदार्थ लेना है तो इस स्पैचुला की सहायता से हम ले सकते हैं। और मान लीजिए जैसे अब ये पदार्थ है, अब ये क्या है? एकदम बारीक नहीं है। तो मान लो कि कोई पदार्थ ज़्यादा ठोस नहीं है, तो हम इसकी सहायता से उसको क्या कर सकते हैं? बारीक पीस सकते हैं। या फिर कोई ऐसे कोमल सी चीज़ है जिसको हमें काटने की ज़रूरत है, तो इसकी सहायता से हम उसको काट सकते हैं। इसके बाद स्पैचुला के बाद है नेक्स्ट कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क को हम हिंदी इंग्लिश दोनों में कोनिकल फ्लास्क ही कहेंगे। कोनिकल फ्लास्क क्या होता है? जैसे ये अभी आप देख रहे हैं मैंने पानी लिया था जिससे। कोनिकल फ्लास्क का उपयोग भी बीकर के ही समान है और ये भी कई साइज में रहते हैं। ये एक इतना बड़ा कोनिकल फ्लास्क है, एक ये इतना छोटा कोनिकल फ्लास्क है। तो इनका भी उपयोग हम कोई विलयन की निश्चित मात्रा लेना है
पानी की निश्चित मात्रा लेना है 50 ml 100 ml, तो उसके लिए ही किया जाता है। बीकर और कोनिकल फ्लास्क दोनों का उपयोग एक समान है, हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं सुविधा के अनुसार। तो कोनिकल फ्लास्क के बाद फिर है थिसिल कीप। थिसिल कीप क्या होती है? ये है थिसिल कीप। आप लोग घर में तेल को लेने के लिए कि प्लास्टिक की कीप का उपयोग करते हैं, तो सेम टू सेम ये उस कीप के ही समान है, लेकिन ये यहाँ लैब में कांच की रहती है। तो इसकी सहायता से हम जैसे कोई कोनिकल फ्लास्क में, जैसे मान लीजिए इस कोनिकल फ्लास्क में ही मान लीजिए हमें क्या लेना है, कोई पदार्थ लेना है, तो बाहर ना गिरे, इसको बचाने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हमें किसी चीज़ को छानना हो तो इसमें फिल्टर पेपर लगाकर, अभी आगे मैं बताऊंगी आपको, और छानने का काम भी कर सकते हैं। तो थिसिल कीप का उपयोग जैसे मिट्टी के तेल की कीप का उपयोग करते हैं उसी के समान है। इसके बाद नेक्स्ट है फिल्टर पेपर। तो अभी जैसे मैंने नाम लिया था फिल्टर पेपर का, तो फिल्टर पेपर ये है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर नाम से आपको पता चल रहा है, फिल्टर मतलब छानना। तो ये फिल्टर पेपर का उपयोग भी प्रयोगों में कई बार हमें छानने की ज़रूरत पड़ती है कि कोई हमने विलयन बनाया है और उससे हमें मतलब जो एकदम लिक्विड मटेरियल है उसको अलग करना है और ठोस मटेरियल को अलग करना है, तो ये फिल्टर पेपर की सहायता से करते हैं। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? जैसे ये हमने थिसिल कीप ली और फिल्टर पेपर की ऐसी कोन बना ली और इसमें रख दी अच्छे से व्यवस्थित। अब जैसे मान लीजिए हमें इसमें ही क्या करना है, किसी विलयन को छानना है, तो ये जैसे मैंने अभी कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया, पानी में कॉपर सल्फेट घोला। अब हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ पदार्थ नीचे रह गए हैं और ऊपर क्या बन गया, इसका थोड़ा विलयन सा बन गया है। तो हम इसको छानेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे द्रव पदार्थ जो है वो नीचे चला जाएगा और ठोस पदार्थ ऊपर रह जाएगा। थोड़ी धीमी होगी ये क्रिया। ये तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि देखिए द्रव पदार्थ नीचे आ गया। अब जो बाकी जो ठोस मटेरियल था वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह गया। तो फिल्टर पेपर का यही उपयोग है, जैसे चाय हम छानते हैं तो छन्नी के ऊपर चाय पत्ती रह जाती है और पूरी छनी हुई चाय नीचे कप में आ जाती है। वही सेम यूज है इस फिल्टर पेपर का। ये देखिए, ये इसमें पूरा जो ऊपर है कॉपर सल्फेट का जो ठोस मटेरियल है वो ऊपर रह गया। इसके बाद फिल्टर पेपर के बाद नेक्स्ट है कॉर्क। तो कॉर्क क्या होता है और इसका क्या उपयोग है, यहाँ पर देखिए, आप ये देख रहे हैं, ये स्टैंड देख रहे हैं आप लोग। इसमें जो ये जो आप देख रहे हैं, ये रेड से कलर के, ये रबड़ के हैं, इन्हीं को कहा जाता है कॉर्क। इसमें क्या है देखिए, ये होल है जिसमें ये नली फंसी हुई थी। तो ये 1 होल कॉर्क है। कॉर्क 2 होल वाले भी हो सकते हैं, होल मीन्स छेद, 3 होल वाले भी हो सकते हैं। जिस तरह का हमारा प्रयोग हो उसके अनुसार हम कॉर्क का उपयोग कर सकते हैं। कॉर्क जो है ये रबड़ का रहता है और इसका उपयोग हम जैसे कोई गैस प्रोड्यूस वगैरह कर रहे हैं, और जैसे यहाँ पर हमने लगाया था इसको इस तरह से, ये आप एक उपकरण बना हुआ देख रहे हैं। तो कॉर्क का उपयोग हम क्या करते हैं, एयर टाइट करने के लिए करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ कोई प्रयोग कर रहे हैं और उसमें क्या हो रहा है, ये इसमें हमने जैसे कोई अभिक्रिया करा रहे हैं और इसमें कोई गैस बन रही है, उत्पन्न हो रही है,
और उस गैस को हमें क्या करना है, इस परख नली में कोई विलयन है, सॉल्यूशन है, केमिकल है, उसमें ट्रांसफर करना है। तो हम ये काम कॉर्क की मदद से करते हैं। तो ये 2 कॉर्क ले ली हमने और इसमें ये ट्यूब फिट कर दी। अब यहाँ अभिक्रिया होगी तो जो भी गैस उत्पन्न होगी ये एयर टाइट होने के कारण गैस बाहर नहीं जा पाएगी। कहाँ जाएगी? सीधे इस होल में लगी हुई नली से होते हुए इसमें आएगी। तो ये उपयोग है कॉर्क का। कॉर्क को हिंदी इंग्लिश दोनों में हम कॉर्क ही कहेंगे। कॉर्क के बाद अब है मुड़ी हुई कांच की नली। तो मुड़ी हुई कांच की नली यही है जो अभी मैंने दिखाया आपको। इसका उपयोग वही एक पात्र से दूसरे पात्र में यदि हमें गैस ट्रांसफर करना है तो इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक है, यह है कांच की मुड़ी हुई नली। इसके बाद नेक्स्ट है कांच की मुड़ी हुई नली के बाद वॉच ग्लास। वॉच ग्लास, तो वॉच ग्लास क्या होता है? ये है वॉच ग्लास कांच की, थोड़ी प्लेट के समान है, बहुत गहरी नहीं है। इस वॉच ग्लास का उपयोग क्या है? जैसे अभी हमने कॉपर सल्फेट जो था उसको स्पैचुला की सहायता से निकाला। अब हम निकाल के कहाँ रखें? तो इस तरह से हम वॉच ग्लास में उसको रख सकते हैं, कोई भी ठोस जो केमिकल है। तो वॉच ग्लास का यही उपयोग है। द्रव पदार्थ भी यदि कोई बहुत थोड़ी मात्रा में लेना है तो वो भी रखने में हम उपयोग कर सकते हैं। वॉच ग्लास का भी हिंदी इंग्लिश दोनों में यही नाम रहेगा। वॉच ग्लास के बाद अब है पेट्री डिश। पेट्री डिश, तो पेट्री डिश क्या होती है? पेट्री डिश भी कांच की ही होती है। ये देखिए, ये है पेट्री डिश। पेट्री डिश का उपयोग भी हम वॉच ग्लास की ही तरह कर सकते हैं। कोई भी हमें मटेरियल थोड़ी मात्रा में लेना है सैंपल के रूप में तो हम इस पेट्री डिश में ले सकते हैं। वॉच ग्लास में हम अधिकतर ठोस मटेरियल लेने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो ये पेट्री डिश होती है, पेट्री डिश में हम तरल पदार्थ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमें थोड़ी मात्रा में कोई एसिड लेना है, थोड़ी मात्रा में अन्य कोई लिक्विड केमिकल लेना है जो, तो वो हम इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री में तो वॉच ग्लास का यही उपयोग है, लेकिन यदि बायो में देखा जाए तो इस वॉच ग्लास में क्या किया जाता है? जब कोई सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराना रहती है स्टडी के लिए, तो इस वॉच ग्लास में ही क्या कराई जाती है? न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व और साथ में अगार अगार लेके सूक्ष्म जीव की ग्रोथ कराई जाती है, तो इसमें वो सेफ रहते हैं। वॉच ग्लास के बाद पेट्री डिश थी ये। पेट्री डिश के बाद अब नेक्स्ट है त्रिपाद स्टैंड। यहाँ पर 3 नाम लिखे हैं, ब्यूरेट, पीपेट, ब्यूरेट स्टैंड। इनको अभी लास्ट में बताएंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं त्रिपाद स्टैंड क्या है। तो ये आप देख रहे हैं, ये है त्रिपाद स्टैंड। त्रिपाद स्टैंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जब हमें लैब में कोई विलयन या पानी गर्म वगैरह करना हो तो त्रिपाद स्टैंड के नीचे ये स्प्रिट लैंप रखा जाता है। ये त्रिपाद स्टैंड के नीचे स्प्रिट लैंप रखा और इसके ऊपर जाली रख के, मान लीजिए हमें कोई भी विलयन गर्म करना है तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है कि व्यवस्थित जो भी कांच का पात्र है वो रखा रहे, गिरे ना। तो ये है त्रिपाद स्टैंड। त्रिपाद स्टैंड को इंग्लिश में ट्राइपॉड स्टैंड कहेंगे। इसके बाद है जाली। तो ये त्रिपाद स्टैंड के ऊपर ये लोहे की जाली है। इसका उपयोग यही है जो भी हम कांच के पात्र हैं उसको रख सकें। जाली के बाद फिर है स्प्रिट लैंप। तो घर में हम जो चिमनी वगैरह का उपयोग करते हैं, लाइट गोल वगैरह हो जाती है, तो वही है ये स्प्रिट लैंप, उसी के समान है। ये कांच के या धातु के भी हो सकते हैं
और इसमें स्प्रिट भरा जाता है। स्प्रिट जो होता है वो आइसोप्रोपिल अल्कोहल होता है, जिसकी सहायता से इसमें जो बाती होती है उसमें हम आग लगा सकते हैं और कोई भी मटेरियल को गर्म कर सकते हैं। स्प्रिट लैंप के बाद फिर है यहाँ गोलपेंडी का फ्लास्क। तो गोलपेंडी का फ्लास्क ये है, ये है गोलपेंडी का फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क के समान है ये, बस इसकी जो आकृति है वो अलग है। इसमें ये पतला भाग थोड़ा लंबा सा है और ये गोलपेंडी है। इसको हम ऐसे रख नहीं सकते, ये गिर जाएगा, इसीलिए हमेशा इसका उपयोग किसी स्टैंड में फंसा कर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है गोलपेंडी के फ्लास्क के बाद लिटमस पेपर और पीएच पेपर। तो लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, एक ये है ब्लू लिटमस पेपर और एक ये है रेड लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का उपयोग अम्ल और क्षार का परीक्षण करने किया जाता है कि कोई भी द्रव पदार्थ है वो अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है। तो जो अम्ल होते हैं वो क्षार से क्रिया करके नीले हो जाएंगे और जो लाल लिटमस पेपर है क्षार से क्रिया करके नीला हो जाएगा और जो नीला लिटमस पेपर है वो अम्ल से क्रिया करके लाल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पीएच पेपर है। तो पीएच पेपर के द्वारा भी हम अम्ल और क्षार का पीएच मान का परीक्षण कर सकते हैं कि कोई जो अम्ल है उसका पीएच मान कितना है या कोई क्षार है उसका पीएच मान कितना है। अब ये सभी हो चुके। अब जो तीन बचे हुए हैं जिनको मैंने बीच से छोड़ा था, ब्यूरेट, पीपेट और ब्यूरेट स्टैंड, इनके बारे में देखते हैं। तो ये है जो स्टैंड आप देख रहे हैं, ये है ब्यूरेट स्टैंड। आगे से इस तरह का ये रहेगा। इसमें यहाँ पर ये क्लिप सी लगी हुई है जिसमें हम ये ब्यूरेट को फंसा सकते हैं। और ये जो इतना लंबा आप देख रहे हैं ये क्या है? ब्यूरेट है। ब्यूरेट में यहाँ नीचे ये क्या लगी हुई है? एक टोटी टाइप की लगी हुई है, इसको रिजर्वायर कहेंगे हम, जिसमें हम प्रयोग करते समय उपयोग करते हैं। इसमें एक केमिकल भरा हुआ होता है ब्यूरेट में और बूंद बूंद करके बहुत ही हल्के हाथ से हम इसको ढीला छोड़ते हैं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप केमिकल नीचे जो भी हम केमिकल लेंगे अन्य पात्र में उसमें गिराते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है ब्यूरेट। इसमें देखिए पूरे में ऐसे निशान बने हुए हैं यहाँ तक। तो ये जो ब्यूरेट है ये 50 ml इसमें बिलियन आएगा जब हम इसको यहाँ तक भरेंगे। तो इसके बाद ये जो आप बेलन के समान देख रहे हैं, ये बेलन के समान जो कांच का उपकरण देख रहे हैं इसको कहते हैं पीपेट। इस पीपेट की सहायता से हम क्या करते हैं, ये जो पीपेट होते हैं ये निश्चित मात्रा के होते हैं, 10 ml के, 20 ml के, 25 ml के, इसमें लिखा हुआ होता है। ये जो पीपेट है ये 10 ml का है, इसमें यहाँ लिखा हुआ है यदि आपको दिखाई दे तो इस पीपेट में हम कोई भी विलयन कैसे लेते हैं? तो जैसे हम फ्रूटी पीते हैं, ठीक है ना, जैसे फ्रूटी पीते हैं हम, तो जैसे मान लीजिए ये फ्रूटी है और ऐसे हम सक करते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉ से, तो वैसे ही इसमें क्या करते हैं हम सक करके मटेरियल लेते हैं। जैसे इतना हमने भर लिया मटेरियल, सक किया और तुरंत इसके ऊपर अंगूठा लगा देते हैं तो क्या होता है, नीचे यहाँ पर भी ये खुला हुआ होता है, इसमें होल रहता है, ठीक है ना। तो तुरंत हम सक करते हैं तो जो भी मटेरियल है वो इसमें भर जाता है, जैसे हम फ्रूटी पीते हैं उसी तरह से। और तुरंत इसमें हम क्या लगा लेंगे, थंब लगा लेंगे, अंगूठा लगा लेंगे, तो जो भी इसमें भरा हुआ है वो नीचे नहीं गिरता है। अब इसमें देखिए यहाँ निशान बना
है ये गोल गोल। मतलब इसमें जो भी हम विलयन लेंगे वो यदि यहाँ तक भरा रहेगा तब वो कितना कहलाएगा, 10 ml कहलाएगा। तो मान लीजिए हमने ज़्यादा इसमें फिल कर लिया है, तो उसको धीरे से अंगूठा हल्का सा खिसका के क्या करेंगे, हम नीचे गिराएंगे और इस लेवल तक लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 10 ml। फिर इस 10 ml विलयन को या जो भी केमिकल है हमें जिस पात्र में लेना होगा, तो पूरा अंगूठा ऐसे हटा के और कोई भी पात्र में हम ले लेंगे। तो ये जो ब्यूरेट है, ये ब्यूरेट था जो अभी दिखाया मैंने आपको, ये पीपेट है, और ब्यूरेट जिस स्टैंड में फंसा है वो ब्यूरेट स्टैंड है। इनका जो उपयोग है वो किया जाता है अनुमापन प्रैक्टिकल में। अनुमापन प्रैक्टिकल को इंग्लिश में कहते हैं टाइट्रेशन। जो अनुमापन होता है इसमें हमें किसी भी विलयन की सांद्रता ज्ञात करना होती है। तो सांद्रता ज्ञात करने वाला जो प्रैक्टिकल है वो अनुमापन या टाइट्रेशन कहलाता है, और अनुमापन या टाइट्रेशन में ही हम ब्यूरेट पीपेट का उपयोग करते हैं। तो ये हो गया ब्यूरेट, पीपेट और ब्यूरेट स्टैंड। तो ये सभी जो मैंने आपको उपकरण बताए या इक्विपमेंट्स बताए, ये सभी हमारे साइंस के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में उपयोग होने वाले उपकरण हैं, जिनके नाम जानना और इनको उपयोग कैसे करते हैं ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का वीडियो आप ज़रूर देखें, पूरा देखें, और सभी उपकरणों के नाम नोट करें और उनका उपयोग क्या है ये नोट करके रखें, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल में और जो सैद्धांतिक या थ्योरी होते हैं उनके भी प्रयोगशाला में होने वाली जो विधियाँ हैं उनमें बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे चैनल में आपको थ्योरिकल पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट और कई मॉडल के द्वारा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और आपके जो ग्रुप्स हैं, दोस्तों के ग्रुप्स हैं, उनमें शेयर करें। थैंक यू।